हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है CSIR नेट जून 2024 का कट ऑफ 14 अक्टूबर को डिक्लेयर हो गया। इसके साथ ही जो जून 2024 का सेशन था वो लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। 10% यदि बात करें तो वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो स्टेप बचा हुआ है वो अभी कुछ दिनों के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि जिस भी कैंडिडेट का यूजीसी से क्वालिफाई हुआ होगा और जिस भी कैंडिडेट का सीएसआईआर से क्वालिफाई हुआ होगा, वो दोनों ही कैंडिडेट्स को जो है सेपरेट सर्टिफिकेट जो है वो इशू किए जाएंगे। सीएसआईआर इशू करेगा उनका जिनका सीएसआईआर के अंडर में ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ होगा। बात करें यदि जीआरएफ की, स्पेशली ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो जीआरएफ के लिए है कि जिस भी कैंडिडेट का जीआरएफ सीएसआईआर फंडिंग एजेंसी के थ्रू क्वालिफाई हुआ होगा वो सीएसआईआर सर्टिफिकेट इशू करेगा, और जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम यूजीसी जो कि फंडिंग एजेंसी होगी उसके अंडर में एग्जाम क्वालिफाई हुआ होगा वो यूजीसी उस सर्टिफिकेट को जो है इशू करेगा। ठीक है। जनरली यूजीसी के लिए जो है वो कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता है। इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो एनटीए की साइट पर ही अपलोड किए जाते हैं, वहां पर ही आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। बात करें यदि सीएसआईआर के अंडर क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स की, तो उनका सर्टिफिकेट जो है वो सीएसआईआर इशू करता है, तो उसके लिए उनको कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करने पड़ते हैं, लाइक आधार कार्ड हो गया, जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसका रिसिप्ट हो गया। वो सब चीज़ें जो हैं वो सीएसआईआर बताता है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजना है। मेरा जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था वो यूजीसी के अंडर में क्वालिफाई हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, बट हाँ इतना पता है कि सीएसआईआर में जिस भी कैंडिडेट का क्वालिफाई होता है उनको सर्टिफिकेट जो है वो सीएसआईआर को भेजने पड़ते हैं। उसके लिए सीएसआईआर खुद मेल करके बताता है कि उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजने हैं। तो इसके बाद यदि बात करें जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, तो सबसे पहले तो उनको बधाई। और जिन भी कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया था, उन्होंने एफर्ट नहीं किया था, उन्होंने धैर्य नहीं रखा था। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक एक तो फैक्टर होता है लक का, दूसरा फैक्टर होता है कि आपका वो दिन कैसा रहा है जिस दिन एग्ज़ाम था। ठीक है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हमने प्रयास नहीं किया था। आपने प्रयास बिल्कुल अच्छा किया था, लेकिन कुछ और फैक्टर्स थे, कुछ और गलतियां थी जो कि आपके साथ हुई, और ये आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में अनसक्सेसफुल रहे। तो आपको उन सब गलतियों पर नोटिस करना है, साथ ही साथ जो भी सिचुएशन आए जिसमें आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, उस सिचुएशन को अब हैंडल करना है, अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को यूज करना है अगले अटेम्प्ट में, एंड डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ यदि बात करें जिन कैंडिडेट्स का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, उनके अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। ठीक, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि जिन भी कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, उनका जो नेक्स्ट स्टेप वो ये होगा कि वो अब पीएचडी फॉर्म्स को देखें। ठीक है, कब फॉर्म्स आ रहे हैं, आईआईटीज, आईजेएस, एनआईटीज, यूनिवर्सिटीज के कब फॉर्म्स आएंगे, एंड उसके करस्पॉन्डिंग वो अपने फॉर्म्स को अप्लाई करते रहें, और कोशिश करें कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में वो अप्लाई करें। ये नहीं कि उन्होंने जहाँ पर सोचा है वहीं पर उस फॉर्म को अप्लाई करें। साथ ही साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन की कि किस तरीके से वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, बिकॉज यदि आपका जीआरएफ है तो आप उस इंस्टीट्यूशन में रिटन एग्जाम नहीं देंगे, आप केवल इंटरव्यू देंगे, एंड उसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट यदि बात करें, यदि आप अप्लाई करते हैं तो उसमें रिसर्च प्रपोजल भी पूछे जाते हैं, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल आपको लिखना है उस पर हम बात करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं जिन भी कैंडिडेट का जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सबसे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जो इस बार की कट ऑफ रही है जून 2024 की, यहाँ पर हमने मार्क्स में इसको कन्वर्ट किया है। जो ऑफिशियल कट ऑफ आती है वो परसेंटेज में आती है, उसका जस्ट हमें 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ पर जो हमने मार्क्स लिखे हैं वो बेसिकली परसेंटेज में नहीं है, वो मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जीआरएफ का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 87.626 गया था। ओबीसी की बात करें तो वो 74.376 मार्क्स गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी से थोड़ा सा कम 72 मार्क्स तक गया था। एससी के लिए बात करें तो 57, और एसटी के लिए बात करें तो 52 मार्क्स तक गया था। ठीक, तो ये बेसिकली जीआरएफ के लिए था। नेक्स्ट यदि कैटेगरी की बात करें तो वो था हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट का।
ठीक है। इसके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था वो 79 मार्क्स यानी कि 78.863 मार्क्स गया है एग्जैक्टली, बट अप्रॉक्सीमेटली हम ये मान सकते हैं कि 79 मार्क्स तक गया है। ओबीसी की बात करें तो वो 66 मार्क्स तक गया है। इसको यदि राउंड ऑफ करेंगे तो वो बेसिकली 67 मार्क्स तक गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 मार्क्स, एससी कैटेगरी की बात करें तो 51 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 50 मार्क्स। साथ ही साथ इस बार एक नया कैटेगरी ऐड हुआ था जो कि था पीएचडी। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए 33% जो है क्राइटेरिया था, और एससी और एसटी के लिए 25% जो है वो क्राइटेरिया था पीएचडी के लिए। ठीक है। इसमें 33% था और इसमें 25%। तो मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें जस्ट 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से यदि हम बात करें पीएचडी फॉर्म्स की, तो जो भी जिन भी कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उन्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आने वाले समय में जो भी फॉर्म्स आते हैं उनमें अप्लाई उन्हें करना चाहिए और एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए इंटरव्यू का, भले ही उनको आने वाले समय में अभी एडमिशन लेना है या कुछ समय के लिए वेट करना है। तो जो आने वाला समय है वो यही है कि दिसंबर में फॉर्म्स आने मतलब दिसंबर में इंटरव्यू होने लगता है। फॉर्म्स तो अभी आने स्टार्ट हो जाएंगे लगभग लगभग काफ़ी इंस्टीट्यूशन के। आईआईटीज़ के फॉर्म्स, एनआईटीज़ के फॉर्म, आईजेर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भी फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इस बार जो है नेट का जब रिजल्ट आया है तो उसमें पीएचडी की भी कैटेगरी है, तो उस बेसिस पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन भी कैंडिडेट को भी ध्यान रखना है जिनका पीएचडी हुआ है। जिनका जीआरएफ है उनको तो ध्यान देना ही देना है, क्योंकि बिकॉज उनको अब लगभग मतलब ये मान करके चलना है कि उनको अब पीएचडी स्टार्ट करनी है। तो आने वाला जो समय है वो बेसिकली जो सेशन, एक दो सेशन चलते हैं। एक और सेमेस्टर चलता है जो कि जुलाई से स्टार्ट होता है, और एक इवेंट सेमेस्टर चलता है जो कि जनवरी से स्टार्ट होता है। तो जनवरी वाला सेशन काफ़ी करीब है, उसके लिए उनको देखने हैं कि किस आईआईटीज़ के किस किस एनआईटीज़ के फॉर्म आ रहे हैं, देन वहाँ पे अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है। भले ही आप कुछ उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हो या ना लेना चाहते हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना है, बिकॉज अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को आप फेस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप फेस करेंगे, तो आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट यदि बात करें कि कैसे आप किस इंस्टीट्यूशन को आपको चूज करना पड़ेगा पीएचडी करने के लिए, तो इसमें देखिए आप अपने आप को सबसे आगे रखिए कि आप जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें आने वाले 5 साल में, बिकॉज पीएचडी एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग बोले तो कोर्स है, तो उसमें यदि आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को खुद आगे रखिए, और अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आप किस इंस्टीट्यूशन में पीएचडी करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट करके एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग आप आईआईटीज़, एनआईटीज़ और आईजेर्स और यूनिवर्सिटीज़ में कोई एक इंस्टीट्यूशन को आप सेलेक्ट करिए, एंड देन अपने पीएचडी को जब एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए तो पूरा फ्री माइंड से आप केवल रिसर्च पर फोकस करिए। एंड नेक्स्ट है कि अप्लाई इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। तो वो मैंने बता दिया है कि क्यों आपको मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है। आप एक्सपीरियंस सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यही है कि वो आपको एक्सपीरियंस देगा, साथ ही साथ आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी फेस कर पाएंगे, क्योंकि आपने अभी प्रिपरेशन किया है, एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया है, और इसके साथ ही यदि आप अच्छे क्वेश्चंस को फेस करते हैं तो वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा, वो आपकी क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट लाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, कि देखिए, तो सबसे पहले आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक ब्रॉड एरिया बताना है। जैसे आपने 9 पेपर्स पढ़े हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो उसमें से आप एक ब्रॉड एरिया बताना है, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, फोटोनिक्स, ऑप्टिक्स। ठीक है, और उसके बाद जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा कि रिसर्च टॉपिक कौन सा है। ठीक है, इन सभी पेपर्स में से इस सभी, क्योंकि आप जब रिसर्च इंटरेस्ट बता रहे हैं तो आप एक ब्रॉड एरिया बता रहे हैं, ब्रॉड एरिया में से फिर आपको चूज करना होगा कोई एक टॉपिक। ठीक है, लाइक यदि आप कंडेंस मैटर फिजिक्स बोलते हैं तो उसमें आप बोल सकते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब बोल सकते हैं इन द सेंस कि आपने आपका जो भी पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पर आप बोल सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल बताया है कि कंडेंस मैटर फिजिक्स जैसे आप बोलते हैं, देन उसके बाद आप उसमें से कोई एक टॉपिक चूज कर सकते हैं, लाइक बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, सुपर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। ये एक रिसर्च टॉपिक हो गया। और रिसर्च इंटरेस्ट की यदि बात करें तो वो आप एक कोई पेपर बता सकते हैं, एक ब्रॉड एरिया बता सकते हैं।
नेक्स्ट यदि बात करें कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है वो आपसे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि दो या तीन, कहीं कहीं पांच तक चले जाते हैं, बट यही यही है कि बेसिक आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि आप अपने फेवरेट पेपर को जो है बताइए सबसे पहले तो दो या तीन पेपर्स आप प्रिपेयर करके जाइए। जैसा कि मैंने बताया कि रिसर्च इंटरेस्ट आपको चूज करना है एक ब्रॉड एरिया, तो उसमें से आप एक जिस रिसर्च इंटरेस्ट में चूज करते हैं एक वो पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए कहीं पर यदि जाएंगे तो दो तीन पेपर कंपलसरी है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ईएमटी हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया। तो इन सब से क्वेश्चंस लगभग लगभग फिक्स होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका कोई रिसर्च इंटरेस्ट अलग है ब्रॉड एरिया, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई आपने टॉपिक बताया तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा जो रहा है वो बेसिकली कंडेंस मैटर फिजिक्स रहा है, और मैं उसके साथ जो और पेपर बताता था वो क्वांटम मैकेनिक्स बताता था। तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ। मैंने जहाँ जहाँ पे इंटरव्यू दिया था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में पूछा गया था, एनएनपी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम पूछा गया था, ठीक है, उसका फर्मी लेवल कहाँ पर लाइज करता है वो चीज़ पूछा गया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम जो है उनसे पूछा गया था। साथ ही साथ पूछा गया था कि वर्क फंक्शन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, तो वो चीज़ पूछी गई थी। साथ ही साथ बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है उसके बारे में पूछा गया था। फर्मियान्स और बोजान्स के एग्जाम्पल पूछे गए थे, और मैक्सवेल इक्वेशन का जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा गया था। तो ये सब जो क्वेश्चन थे वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सभी चीज़ें यदि हमने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो हम इन सब चीज़ों को फिर से रिकॉल कर सकते हैं। यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या नहीं भी क्वालिफाई है, जो भी कैंडिडेट का पीएचडी जो है रिटन थर्ड कैटेगरी में भी क्वालिफाई हुआ है और वो यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनसे भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ों का जो भी समय बचा हुआ है उसमें आप कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करिए, बेसिक आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरा जो था वो बेसिकली कंडेंस मैटर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, यही दो पेपर मैं हर जगह बताता था, तो उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इन सब क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। ठीक, नेक्स्ट यदि बात करें रिसर्च प्रपोजल की, क्योंकि आप कुछ जगहों पे फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल भी मांगा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है। बट जो मेन फैक्टर जो है रिसर्च प्रपोजल में ऐड करना होता है वो अपना रिसर्च एक्सपीरियंस, चाहे वो आपने पीजी के पीरियड में गेन किया हो या फिर यूजी के पीरियड में गेन किया हो, चाहे आपने कोई रिसर्च पेपर लिखने में अपने सीनियर्स की हेल्प की हो उसमें, या फिर किसी तरीके कोई पब्लिकेशन या आपका हो, कोई रिव्यू पेपर आपने लिखा है, तो उस तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो रिसर्च प्रपोजल में आपको लिखना रहता है कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। साथ ही साथ आप फ्यूचर में किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं, ये आपका इंटरेस्ट है और क्यों इंटरेस्ट है, ये चीज़ें आपको रिसर्च प्रपोजल में ऐड करनी रहती है। ठीक, साथ ही साथ यदि आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेसर के अंडर में, कि हमें इसी प्रोफेसर के अंडर में जो है हमें पीएचडी करनी है और आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो आप उस प्रोफेसर को स्पेशली जो है मेल कर सकते हैं कि हमने जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, हमारे पास एक्सटर्नल फेलोशिप है, हम आपका इंस्टीट्यूशन जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों आपके अंडर में हम पीएचडी करना चाहते हैं। तो ये इसके थ्रू भी आप पीएचडी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब फॉर्म आता है कब नहीं आता है। तो आप जिस प्रोफेसर के अंडर में, यदि उस प्रोफेसर के अंडर में सीट्स होंगी तो वो जो है आपको एक्सेप्ट कर लेगा आपका रिसर्च प्रपोजल। तो यदि मेल करना है देन आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना है, अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को लिखना है, अपने फ्यूचर में आप क्या रिसर्च में करना चाहते हैं, क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको ऐड करके प्रोफेसर को मेल करना है। इसके बारे में यदि कोई भी चीज़ें यदि आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा इसके बारे में। वैसे तो मैं ये सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ही कि किस तरीके से आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है और किस तरीके से किसी प्रोफेसर को मेल करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, और जिस भी कैंडिडेट का क्वालिफाई हुआ है उनको फिर से बहुत बहुत बधाई, और जिन कैंडिडेट का क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने गलतियों पर फोकस करना है और अगला अटेम्प्ट आपका है। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपनी गलतियों पर काम करिए, उसको हटाइए, एंड एक
परफेक्ट प्रिपरेशन करिए। उसके लिए आपको पूरा अपना 100% देना है, ठीक है। अपने माइंड को बहुत अच्छे से जो है इस चीज़ के लिए स्टेबल रखना है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो आपका क्वालिफाई होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी यदि कोई और भी यदि आपके डाउट्स होंगे, जिनका क्वालिफाई हुआ है, जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है, उनके किसी भी तरीके की कोई भी डाउट होगा, तो वो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो है रिप्लाई दूंगा। एंड देन और भी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आते रहेंगे। थैंक यू।